बुलेटिन का करेंगे आगाज। और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू के वार तेज। डेंगू के हवाले से सरकारी एदाद शुमार जारी किए गए हैं। लाहौर में डेंगू बुखार में मुब्तला 2 अफराद दम तोड़ गए। महकमा सेहत की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर में डेंगू के 365 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। हस्पतालों में डेंगू के 1270 मरीज जेर इलाज हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 7005 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद अदाद शुमार में क्या कुछ सामने आए हैं जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत आवान, आगाह कीजिएगा, लाहौर में इस वक्त डेंगू की क्या सूरत हाल है? अस्पतालों में इंतजामात की क्या नौयत है? बिल्कुल, जो डेंगू है वो शहर में बेकाबू हो गया और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के मज़ीद 365 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार मज़ीद 2 कीमती जो ज़िंदगियाँ हैं वो निकल गया है। और अब तक जो शहर लाहौर में रवां साल से अब तक जो डेंगू से अमवात हैं वो 22 के करीब जा पहुँची हैं। और इस वक्त जो केसेस हैं रवां साल से अब तक वो भी तकरीबन 7000 से ज़्यादा तजाविज़ कर गए हैं। और डेंगू की सीवियरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 माह के अंदर जो डेंगू केसेस वो 6500 के करीब आए हैं, जबकि जो अमवात हैं ये भी 1 माह के करीब जो 22 के करीब है वो ही हैं। इसके अलावा जो शहर के हस्पतालों में जो डेंगू के मरीज़ हैं वो 1300 के करीब ज़ेर इलाज हैं, जिनमें सर्विसेज अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल में जो बेड्स हैं जो डेंगू के लिए डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तसिस किए वो तमाम भर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो डेंगू फील्ड हॉस्पिटल में और ये 280 बेड्स पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल बनाया गया। अगर मेरे कैमरामैन साकिब मलिक पीछे दिखा सकें कि इस वक्त जो ये हॉस्पिटल है तकरीबन खाली और सिर्फ 17 के करीब जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। एक्सपो डेंगू हॉस्पिटल में जो इंतजामात हैं वो कदरे बेहतर हैं। यहाँ पर जो डेंगू का जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो इसके अलावा जो शहरियों की शिकायत थी जो 70 साल से ज़ायद उनकी जान से ये कहा जा रहा था कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो उनके लिए बैठने का इंतजाम भी किया गया। तो इंतजामात जो एक्सपो में हैं वो कदरे बेहतर किए गए, लेकिन तिबी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने पहले भी यही कहा है कि जो 15 दिन है इंतहाई ख़तरनाक है और इसमें शहरी खास एहतियात करें। अगर शहरी एहतियात नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल्स में मजीद बर्डन बढ़ेगा। उन्होंने शहरी से आपका बहुत आगे बढ़ेंगे। पुलिस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। दौरान सरकारी ड्यूटी मामूली गलती सरजद होने पर पुलिस अफसरान और एहलकारों को फौरी मुअत्तल करने की बजाय एडिशनल आईजी रैंक के ऑफिसर की सरबराही में कमेटी कायम करके इंक्वायरी करवा कर एक्शन लिया जाएगा। मजीद जानेंगे अली शाही से। अली शाही, आगाह कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी किया गया है? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआई एस्टैब्लिशमेंट की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तमाम आरपीओ और डीपीओ को कहा गया है कि अगर किसी भी पुलिस अफसर या एहलकार से दौरान ड्यूटी कोई क्रिमिनल गलती होती है और उस पर उसका फौरी जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उस पर एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर मुलाजमीन को मुअत्तल ना किया जाए, ना ही उनको उनके ओहदों से हटाया जाए, बल्कि इसके खिलाफ एक प्रॉपर इंक्वायरी का आगाज किया जाए, जिसमें इंक्वायरी टीम जो है वो अपनी तमाम रिपोर्ट आला अफसरान को पेश करें। एडिशनल आईजी रैंक के अफसरान की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें तमाम जो आला अफसरान शामिल हों वो इस चीज़ को देखेंगे कि मुलाजमीन ने कोई गलती ज़ाती हैसियत में की है या कि अपनी ड्यूटी के मुफाद में की है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। चूँकि ये प्रैक्टिस सामने आ रही थी कि बहुत सारे मुलाजमीन कोई भी मामूली गलती पर उनको या तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता था, जिसका उनको 2 से 3 साल खमियाजा भुगतना पड़ता था। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तमाम आरपीओ और डीपीओ को हुक्म दिया गया है कि कोई भी मुकदमा दर्ज होगा किसी मुलाजम के खिलाफ तो मुतलका जो कमेटी होगी वो एक्शन का बताएगी कि इन मुलाजमीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुनशियात के मुबैना आदि वार्डन्स को अदालत जाना महंगा पड़ गया। सीटीओ ने मुनशियात बहाली सेंटर में दाखिल ना होने पर वार्डन्स को बर्खास्त कर दिया। वार्डन से प्राइवेट टेस्ट करवा कर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा था। डीएसपी हेडक्वार्टर वार्डन्स को लेकर मेंटल अस्पताल पहुंचे थे। इस पर बात करेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, आखिर क्या मामला पेश आया? बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मंशियात के आदि ट्रैफिक वार्डन के मंशियात टेस्ट करवाए गए थे। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस में 8 ट्रैफिक वार्डन जो है उनके टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, जिस पर 8 ट्रैफिक वार्डन को 1 माह तक पुलिस लाइन जो है ट्रैफिक की वहां पर रखा गया। लेकिन उसके बाद सिटी की जानिब से अहकामात आए थे कि जो मंशियात के आदि ट्रैफिक वार्डन है इनको मेंटल अस्पताल के जो इदारा बहाली मरकज है वहाँ पर इनको दाखिल करवाया जाए। 4 ट्रैफिक वार्डन जो है वो तो बहाली मरकज में दाखिल हो गए, लेकिन दीगर 4 ट्रैफिक वार्डन जिन्होंने बहाली मरकज में दाखिल होने से इनकार कर दिया और अदालत से रुजू करे, जिस पर सिटी की जानिब से एक्शन लिया गया है। और ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
LDA ने अल्लाह गोल चक्कर को खत्म करके खयाबानी फिरदौसी मेन रोड पर डायरेक्ट ट्रैफिक तजर्बाती तौर पर खोल दी है। आगाही साइन बोर्ड न लगने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, अल्लाह गोल चक्कर को दो हिस्सों में करके उसके दरमियान से जो खयाबान फिरदौसी है उसको डायरेक्ट ट्रैफिक को देना था, और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो LDA की जानिब से बनाया गया था। अब शौक चौक से शौकत खानम की जानिब और शौकत खानम से शौक चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को डायरेक्ट कर दिया गया है, और इस हवाले से अल्लाह गोल चक्कर पर 2 लख्त करने के बाद इस गोल चक्कर को ट्रैफिक को मॉक एक्सरसाइज के तौर पर चलाया जा रहा है। तजर्बाती तौर पर चलने वाली ट्रैफिक के लिए ना ही तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया है, ना ही लोगों को आगाह किया गया है, और आज अचानक से मॉक एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। इस हवाले से जो सेग्रीगेशन की गई है, यानी कि जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है यू टर्न्स की तरफ, इसके तमाम तजर्बे के दौरान जो NG बैरियर्स के रखे गए हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी तजर्बाती तौर पे आर्जी बुनियादों पर रखे गए हैं। और अगर ट्रैफिक की मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है, ट्रैफिक मुड़ना ठीक हो जाती है, तो ये आर्जी कंक्रीट के ब्लॉक उठाकर परमानेंट कर्व स्टोन लगा के इन यू टर्न्स को और बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन के लाइसेंस के इख्तियारात नेपरा से लेकर तकसीम कार कंपनियों को सपुर्द करने का फैसला कर लिया है। क्या प्लान इस हवाले से तश्कील दिया गया है? शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत सार्फिन सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बना सकते हैं। उसके साथ साथ लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों को फ़रोख्त भी कर सकते हैं। तहम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि नेपरा की जानिब से बिजली की पैदावार करने का लाइसेंस हासिल करना इंतहाई मुश्किल था, और 3 से 4 महीने का वक्त दरकार होता था, जिसके बाद नेपरा की जानिब से लाइसेंस मिलता था और सार्फिन सोलर पैनल्स के ज़रिए बिजली की जनरेशन करके कंपनियों को बेच सकते थे। अब हुकूमत की जानिब से यह तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है और इसमें आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। 25 किलोवाट तक लेने वाले जो घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं, इनके लाइसेंस देने के जो अख्तियारात हैं वो नेपरा से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के सपुर्द करने का फैसला किया गया है। एक सारिफ जो नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शन लेना चाहेगा वो एप्लीकेशन यहीं सबमिट करवाएगा। उसके बाद जो जनरेशन का लाइसेंस है वो भी उसी कंपनी की जानिब से जारी किया जाएगा, और जब लाइसेंस मिलेगा तो उसके बाद कनेक्शन लगाना भी उसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इस तरह जनरेशन लाइसेंस में जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है उसमें आसानी पैदा करके सार्फिन को सहूलत देने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हों और सोलर सिस्टम के जरिए। पंजाब हुकूमत का CPEC के तहत बनाए गए स्पेशल इकनॉमिक जोन में प्लाटों की तकसीम पर इंक्वायरी कराने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम इंक्वायरी रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। पंजाब हुकूमत का CPEC के तहत बनाए गए स्पेशल इकनॉमिक जोन में प्लाटों की तकसीम पर इंक्वायरी कराने का फैसला। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, इंक्वायरी करवाई जाएगी इस मामले पर? अब जी बिल्कुल, CPEC के तहत मुख्तलिफ कॉरिडोर जो हैं वो इकनॉमिक जोन बनाए गए पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब इसमें कुछ शिकायत जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची है और वज़ीर आला पंजाब तक पहुंची है कि प्लॉट की जो तकसीम है उस पर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज जो हैं वो पाई गई हैं। और इसमें क्योंकि जो प्लॉट दिए जाते हैं अगर किसी इंटरप्राइजर को दिया गया, डेवलपर को दिया गया, तो वो गैर कानूनी तौर पर उसकी फ़रोख्त कर रहे हैं। और इसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने 6 माह के अंदर अगर प्लॉट अगर रखा हुआ है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी होती, ताकि जो एक इंडस्ट्री हब बनाने का मकसद है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन उसको इंडस्ट्री बनाने के बजाय एक हाउसिंग सोसाइटी का वाला प्लाट जो है उसी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और वो बेतकसीर उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। अब इस पर मियां असलम इकबाल जो कि सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत है, उनसे हमने बाकायदा इस पर मौक़िफ़ भी दिया कि प्लाट्स की तकसीम पर बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि अलॉटीज़ जो है वो इर्रेगुलर हैं और उनको स्पेशल इकनॉमिक जोन के कवानीन के मुताबिक रेगुलर भी नहीं किया जा रहा। तो उस पर उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और स्पेशल जो कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है वो भी इस पर इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी, और जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिर कहाँ पे ये निशानदही हो रही है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, ताकि जो प्लाट की अलाटमेंट है वो कानूनी तरीके से हो सके
اور اسپیشل اکنامک زون کے جو لا کے مطابق کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی چاہیے، اس کو بھی کروایا جائے گا، اور اس پر مزید انکوائری کرنے کے بعد مزید انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ جی، انکوائری کے بعد مزید انکشافات سامنے آئیں گے۔ علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ سکولز نے 34,000 اساتذہ بھرتی کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ پرائمری، ایلیمنٹری اور سینئر اسکول اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ اساتذہ کو مختلف گریڈز میں بھرتی کیا جائے گا۔ مزید جانیں گے کیسر کھوکھر سے۔ کیسر، بتائیے گا، نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیسر کھوکھر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ سکولز نے 34,000 اساتذہ بھرتی کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ پرائمری، ایلیمنٹری اور سینئر اسکول اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ اساتذہ کو مختلف گریڈز میں بھرتی کیا جائے گا، جبکہ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن محکمہ اسکول میں بھرتیوں پر پابندی اٹھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کی بھی بھرتی کی جائے گی۔ آئندہ 6 ماہ میں اسکولز ایجوکیشن میں خالی اسامیاں پر کی جائیں گی۔ محکمہ سکولز نے 34,000 اساتذہ بھرتی کرنے کی سمری ارسال کر دی۔ کیسر کھوکھر سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ کیسر، بتائیے گا کہ 34,000 اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا؟ جی بالکل، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن غلام فرید نے کہا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 34,000 اسکول ٹیچر جو ہے ان کو بھرتی کرنے کی سمری جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کیا ہے کہ بھرتی کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ تمام کی تمام خالی سیٹیں تھیں جن کی عوض بھرتی کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں نہ تو بجٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی نئی خامیوں کی کریشن کی ضرورت ہے۔ آلریڈی خالی سیٹیں تھیں جو بھرتی کرنے کی جو سمری ہے وہ بھیجی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن غلام فرید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے ساتھ ہی اگلے ماہ تک جو ہے اس کی بھرتی کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا۔ گریڈ 1 سے گریڈ 15 تک کی جو بھرتی ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن خود کرے گا، جبکہ باقی جو بھرتی ہے وہ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ کرے گا۔ اس میں درجہ 4 کے ملازم بھی ہیں، چھوٹے ملازم بھی ہیں، اور اسکول ٹیچر ہے، ایلیمنٹری ٹیچر ہے، پرائمری اسکول ٹیچر ہے، انگلش ٹیچر ہے، ایجوکیٹر ہے، اس طرح کی تمام کیٹیگری کے ٹیچر ہیں۔ ٹوٹل سیٹیں جو ہے وہ 34,000 جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے بتایا ہے کہ 34,000 جو ہے نا بھرتی کرنے کا پروگرام ہے۔ اس سے بے روزگاروں کو بہت بڑا روزگار ملے گا، اور جتنے بھی ٹیچر جو اس وقت کورس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کو ملازمتیں ملنے کا قوی امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، بہت شکریہ آپ کا۔ پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے سرکاری اساتذہ کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور 1 نومبر سے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی انسپیکشن کرے گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید ریاض، آگاہ کیجیے گا۔ جی، لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات میں غیر معمولی نتائج کے اوپر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے اساتذہ جو کہ پابندی کے باوجود پرائیویٹ اداروں میں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں یا اکیڈمی میں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے یا انہوں نے اپنے طور پر اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، تو ان اساتذہ کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کیا ہے تمام اسکولوں کے فوری طور پر اساتذہ سے بیان حلفی لیا جائے کہ وہ کسی بھی اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر میں نہیں پڑھا رہے۔ اس حوالے سے بیان حلفی جو ہے اسکول سربراہان کو 31 اکتوبر تک جو ہے وہ اساتذہ کو جمع کرانا ہوگا کہ وہ کسی بھی اسکول یا اکیڈمی میں پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ ٹیوشن نہیں پڑھا رہے، اور وہ اساتذہ جو بیان حلفی وقت پر نہیں جمع کروائیں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور دوران انسپیکشن 1 نومبر سے جو کہ انسپیکشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس دوران اگر کوئی ٹیچر پرائیویٹ اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور اس کی سالانہ 2 انکریمنٹ بھی جو ہیں وہ روک لیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے مراسلہ جاری کر دیا گیا، اور 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اساتذہ بیان حلفی جمع کروائیں، بصورت دیگر جو ہے اکیڈمی میں پڑھانے پر یا ٹیوشن گھر پہ پرائیویٹ بچوں کو پڑھانے پر کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کارروائی کی جائے گی۔ جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ سرکاری اساتذہ کے خلاف کارروائی کا آغاز 1 نومبر سے کیا جائے گا۔ اساتذہ کو 31 اکتوبر تک ٹیوشن نہ پڑھانے کا ہیڈز کو بیان حلفی جمع کرانا ہوگا۔ لاہور یہ خوابوں کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں، اور پھر جب آغاز ہو جائے موسم سرما کا اور مچھلی جیسی سوغات گھر نہ لے جائیں انہیں سکون ہی نہیں پڑتا۔ مزید جانیں گے کومل اسلم سے۔ کومل، بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ کالا رہو سب سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے؟ موسم نے
ली है अंगराई और मछली खाने की रुत है आई। मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरियों का सबसे ज्यादा जो रुझान है वो मछली की तरफ देखने में आता है। मैं इस वक्त मछली मंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन सी किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं और उनकी क्या कीमतें हैं। जी सर बताइएगा, आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं? हमारे पास मली है, सौल है, सिंगाड़ी है, उसके बाद फौजी खगा, देसी खगा, रोहू, जो भी देसी मछलियाँ दरिया की हैं सब मछलियाँ इस तरह हैं। सबसे महंगी मछली सौल है, उसका रेट है 1200 रुपये और फौजी खगे का रेट है 650 रुपये। रोहू का रेट है, जो दरिया का रोहू है उसका रेट है 800 रुपये और फार्म का रेट है 300 साढ़े 300 रुपये। सर ये बताइएगा सबसे ज्यादा कौन सी बिक रही है? रोहू ज़्यादा बिक रही है फार्म की। क्या वजह है उसकी? सस्ती है। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। इनका ये कहना था कि जो सबसे मछली सस्ती जो है वो काला रोहू है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि काले रोहू का जायका जो है वो सबसे मुख्तलिफ होता है और शहरियों में सबसे ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का लखुडेर डंपिंग साइट का दौरा, लैंडफिल साइट पर सूरत हाल का जायजा लिया। हुकूमती अफसरान के अदम तवज्जुही के बाद सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मेयर मुबशर जावेद की जानिब से ये कहा गया। मेयर लाहौर का मजीद क्या कहना था, फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जानिब से लखोडेर डंपिंग साइट का दौरा किया गया है और वहाँ पर जो लैंडफिल साइट है उसकी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इस मौका पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि गुज़श्ता 3 से 4 साल के दौरान शहर में जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है वो अबतर हो चुकी है और इसी वजह से उनकी जानिब से इस लैंडफिल साइट का दौरा किया गया और उनके उस मौका पर उनका कहना था कि 130 एकड़ जगह को 9 साल कबल मुख्तस किया गया था कि वहाँ पर डंपिंग साइट को लैंडफिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वहाँ पर 2 सेक्टर फाल हो चुके थे जबकि 3 सेक्टर फाल नहीं हो रहे और शहर का तमाम जो कूड़ा है वहाँ पर डंप किया जा रहा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी ना होने की वजह से वो ज़ेर ज़मीन पानी को जो है गंदा कर रहा है और इस हवाले से अफसरान की जो नाहली और अदम तवज्जुही के बाद शहर का पानी भी गंदा हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ की फिजा भी आलूदा हो रही है। और उनका कहना है कि अब जो है मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की जाएगी कि डंपिंग साइट पर जो लैंडफिल है उसको बेहतर तरीके से जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि जो कूड़ा क्रिकेट की सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। इस मौके पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जानिब से सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की गई, आपको दिखाते हैं। लाहौर में जो है इस वक्त सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। हर जगह गंद है, इसलिए जब मैंने ये अभी टेक ओवर किया तो मेरी जो टॉप प्रायोरिटी थी वो शहर की सफाई थी। अब शहर की सफाई में सबसे पहले मैंने आके देखना था कि लैंडफिल साइट की क्या सिचुएशन है। यहाँ पर 130 एकड़ जगह ली गई थी कोई 9-10 साल पहले और आज और सिर्फ 2 साइट्स के ऊपर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए गए थे जिनको लैंडफिल साइट 1 और 2 कहते थे। आज मैंने आकर यहाँ देखा है तकरीबन उसकी कैपेसिटी से डबल यहाँ पर वेस्ट फेंक दिया गया है और 3, 4, 5, 6 जो हैं वो बनाए बगैर वहाँ पर वेस्ट फेंका जा रहा है और इसके अंदर से एक बहुत ही जहरीला मादा निकलता है। वो अगर आपका कैमरा दिखा सके तो वो दूर आपको टैंक्स नज़र आ रहे हैं। उनका एक डिस्पोजल था, उनको एक्सेस ही ख़त्म हो गया हुआ है और जहाँ पर लैंडफिल साइट 3, 4, 5, 6 बननी थी वहाँ पर 3 और 4 के ऊपर जो है वो वेस्ट फेंका जा रहा है बग़ैर लैंडफिल साइट बनाए हुए। तो ये ह्यूमन लाइफ्स के लिए जहर से भी ज़्यादा डेंजरस है और सब सॉइल वाटर में जो है वो ये मिक्स हो रहा है और लाहौर के शहरियों को हुकूमत जो है वो ख़ुद जहर मिलाकर पानी दे रही है। इन चीज़ों को केयर टेक नहीं किया गया तो लाहौर के शहरियों के लिए ये एक अजाब बन जाएगा। लैंडफिल साइट्स नहीं बनाई गई, ये कोताही है मौजूदा हुकूमत की और अभी मैं अपनी जो है वो विज़िट मेरा जारी है। आगे जो आपको ब्रीफिंग चाहिए होगी वो अगले पॉइंट पर जाकर। सफाई मुहिम का जायजा लेने के लिए ज़िली इंतजामिया के अफसरान मुतहरिक। एसी शालीमार तहनीत बुखारी का बागबानपुरा का दौरा, सफाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। एसी ने गैर कानूनी डंपिंग साइट की निशानदही पर दौरा किया। अहवाल जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। शहजाद खान अब्दाली से राबता मुनक़ता हो चुका है। सफाई मुहिम का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया के अफसरान मुतहरिक हो चुके हैं। एसी शालीमार तहनीत बुखारी ने बागबानपुरा का दौरा किया, सफाई सूरत हाल का जायजा लिया गया और एसी ने गैर कानूनी डंपिंग साइट की निशानदही पर दौरा किया था। यूनेस्को की कंट्री डायरेक्टर पैट्रिशिया मैकफिलिप का शाही कला का दौरा। पैट्रिशिया मैकफिलिप की डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी से मुलाकात हुई। वफ्द का सकाफती विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन और इक़दामात जारी रखने पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि बारूद खाना में दौरान मुलाकात वफ्द को सकाफती विरसे की बहाली के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया गया।
डिप्टी डायरेक्टर क्राफ्ट घर आयशा खान भी वहां पर मौजूद थी, जबकि पैट्रिशिया मैकफिलिप ने क्राफ्ट घर दिल्ली गेट का भी दौरा किया है। यूनेस्को की कंट्री डायरेक्टर ने गली सूरजन सिंह में कायम उस्मान की बैठक का दौरा भी किया है। आपको बताएं कि यूनेस्को की कंट्री डायरेक्टर पैट्रिशिया मैकफिलिप का शाही किले का दौरा। और यहाँ पर आपको बताएं कि बंद रोड T नंबर 5 वकास चौक में घर पर आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस भड़की, जबकि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर सारा का सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। अलबर रईस से इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जी अलबर रईस, आगाह कीजिएगा, आग लगने की वजूहात क्या बताई जा रही हैं? इस वक्त मैं बंद रोड T नंबर 5 वकास चौक में एक घर में मौजूद हूँ, जिसपे आज सुबह जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। इस हवाले से घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताएं, सुबह कितने बजे जो है वो आग लगी और क्या समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट के बायस आपने बताया, तो क्या पहले भी कभी ऐसा कोई मसला हुआ है? शॉर्ट सर्किट के साथ लगी आग, बच्ची अकेली थी, मामा पापा इनके बाहर गए हुए थे, तो उसके बाद बच्ची ने बाथरूम गई, बाथरूम से बाहर आई तो आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने काबू पा लिया आग पे। हमने महल्ले वालों ने बहुत हेल्प की है हमारी, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चलो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस वाले से खातून हमारे से मौजूद है। मैडम, आप मुझे बताएं, आग लगी, बच्ची आप बता रहे हैं कि अकेली घर पर थी, तो मोहल्ले वालों ने कितनी देर में जो है वो अपनी मदद आपके तहत आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड को आने में कितना टाइम लगा? 5-10 मिनट के बाद आगे थे वो गाड़ी वाले बुझाने के लिए आग। फिर उसके बाद मोहल्ले वाले थे जो इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, इन्होंने आग बहुत बुझाई है और इनसे आग काबू नहीं हो रही थी। जब तक गाड़ी वाले नहीं आए तब तक नहीं बुझी आग। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से वो लड़की हमारे साथ मौजूद है जो उस वक्त जब आग लगी तो घर पर मौजूद थी। आप मुझे बताएं कि जब सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप घर पर थी तो किस तरह आपने देखा कि आग लगी है और क्या कोई आवाज़ आई है या एकदम जो है वो आग के शोले भड़क उठे हैं? कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ मोबाइल चार्ज पे लगा के वॉशरूम में गई हूँ। वॉशरूम से निकली उतनी देर में ना बहुत ज़्यादा अंदर आग लगी हुई थी। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही हूँ लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला हमारा, तो एकदम मैंने खोला। फिर मैंने मोहल्ले वालों को सबको बताया, उतनी देर में सब आ गए थे, लेकिन मैं अपनी मामा वगैरह को बुलाने चली गई थी। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लड़की जो है वो घर पर अकेली थी और वो जो है वॉशरूम गई और उसके बाद जो है हाई कोर्ट का लाहौर बोर्ड के मुलाजमीन की मुस्तकिली का बड़ा फैसला। बोर्ड मुलाजमीन को 2016 की बजाय 2012 से मुस्तकिल करने का हुक्म। हुकूमत की मुलाजमीन को तारीखी तकर्री से मुस्तकिल करने की मुखालिफत। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया है। हाई कोर्ट का लाहौर बोर्ड के मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से बड़ा फैसला। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, बड़ा फैसला सुना दिया गया। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से एक बड़ा फैसला जारी किया है और हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने ये इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हुक्म जारी किया है और दरखास्त गुजारों की जानब से मलिक अवैस खालिद एडवोकेट पेश हुए हैं। मलिक अवैस खालिद एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दरखास्त गुजार जो है वो लाहौर बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए और उन्हें 2016 में इन्हें रेगुलर किया गया। मजीद इसमें उनका मजीद ये भी कहना था कि दरखास्त गुजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वो तारीख तकर्री से पॉलिसी के मुताबिक उन्हें मुस्तकिल करना लाजम है और जो उन्हें लाहौर बोर्ड ने उन्हें जो मुस्तकिल किया है वो तारीख तकर्री या उनके रेगुलेशन पॉलिसी की डेट से नहीं किया। तो अदालत से ये सदा की गई थी कि अदालत उन्हें जो पॉलिसी है पॉलिसी के मुताबिक उन्हें जिस तारीख से वो तैनात हुए हैं उन्हें रेगुलर करने का हुक्म दिया जाए, जबकि पंजाब हुकूमत के वकील ने इसकी मुखालफत की और कहा कि पॉलिसी के मुताबिक ये दरखास्त गुजार को जो रेगुलर किया गया है लाहौर बोर्ड ने कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किया है। जी ठीक है, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 10 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया। अरशद सत्तार, रुस्तम, हिंद, बशीर, भोला भाला, मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान ने ट्रायल्स की निगरानी की, जबकि 57 किलो कैटेगरी में मोहम्मद बिलाल, 61 किलो कैटेगरी में हम्माद भट्ट मुंतखब हुए। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 10 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया है। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 10 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।